हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सीटेट 2024 की जो आपकी तैयारी चल रही है, आज भी तक उसमें बहुत सारी ऐसी क्लासेस हैं जिनकी क्लासेस आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी हैं। प्लस आपके जो पीवाईक्यू थे वो भी वन लाइनर के थ्रू एसएसटी के कुछ कंप्लीट करा दिए गए हैं। कुछ ऐसी क्लासेस हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहने वाली हैं। तो आज से जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं वो मैराथन क्लासेस हैं। इन मैराथन क्लासेस के जरिए उन सारे क्वेश्चनों को और उन सारी टॉपिकों को इसमें कंप्लीट किया गया है जो ऐसे हैं जिनमें आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो आज जो हमारी मैराथन क्लास होने वाली है वो होने वाली है सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए, जो ईवीएस है यानी कि पर्यावरण अध्ययन है, इन्वायरमेंटल स्टडीज है, उसकी क्लास की मैराथन क्लास होने वाली है। इसमें आपकी कंप्लीट मैराथन क्लास करा दी जाएगी। आई होप कि इससे बाहर आपकी जो ईवीएस में जो चीज़ें आने वाली हैं वो बिल्कुल भी इस क्लास से बाहर नहीं पूछी जाएंगी। आई होप क्लास आपको पसंद आएगी। अगर क्लास आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं उन लोगों को भी इस क्लास का फ़ायदा हो सके। आई होप क्लास आपको पसंद आएगी। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर मेंशन कीजिएगा। अगर कोई भी ऐसा टॉपिक होता है, जिन भी स्टूडेंट्स की ये मांग थी कि इंग्लिश की मैराथन क्लास करवा दी जाए या फिर एसएसटी की है या हिंदी की पेडागोजी है या हिंदी की कोई भी क्लासेस है जिसमें आपकी थ्योरी से रिलेटेड हर क्लास की पर डे के हिसाब से एक एक मैराथन डाल दी जाएगी। सीडीपी से लेके आपकी एसएसटी है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ की पेडागोजी है, ये सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो आज जो हमारी फर्स्ट महामैराथन क्लास होने वाली है वो है ईवीएस की क्लास। ईवीएस की क्लास में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है पक्षी, यानी कि वर्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो यहीं से प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, उन्हीं के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो जो हमारा टॉपिक पक्षी है उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पक्षी है, पक्षियों के बारे में जो चीज़ें लिखी थी, तो एक इंसान थे, एक ऐसे इंसान थे जिनका नाम था गीजू भाई बधेका, जो कहाँ के रहने वाले थे, गुजरात के रहने वाले थे। ये बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से और कहानियाँ और पत्र लिखते थे। अगर क्वेश्चन आता है जो गीजू भाई बधेका थे वो कहाँ के रहने वाले थे, तो वो गुजरात के रहने वाले थे। उनका क्या कार्य था, तो ये छोटे छोटे बच्चों के लिए मजेदार किस्से, कहानी और पत्र लिखा करते थे। उनके द्वारा लिखे गए पत्रों में बच्चों के आसपास के पक्षियों के बारे में बताया गया है और इस पत्र को पढ़ने के बाद बच्चे अपने आसपास के पक्षियों को देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यानी गीजू भाई बधेका जो थे वो गुजरात के रहने वाले थे और ये छोटे बच्चों के लिए ऐसे किस्से और कहानियां लिखते थे जिनमें पक्षियों के बारे में, आसपास के जो अच्छे चित्रण होते हैं उनके बारे में लिखा करते थे। और उन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद में जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको अपने आसपास के पक्षियों को देखने के लिए, मतलब उनका मन करता था कि वो जो आसपास के पक्षी हैं उनको खुद जाके देखें, उनका खुद अवलोकन करें और उनके बारे में चीज़ें इकट्ठी करें। तो गीजू भाई बधेका जो थे वो गुजरात के रहने वाले थे और छोटे छोटे बच्चों के लिए किस्से, कहानियां और पत्र लिखा करते थे। और पत्र उनके किस चीज़ से रिलेटेड हुआ करते थे, पक्षियों से रिलेटेड हुआ करते थे। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे कुछ पक्षी हैं जिनके बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं कलचिड़ी के बारे में। जो ये कलचिड़ी होती है ये अपना घोंसला घास से बनाती है। जो कलचिड़ी होती है, कलचिड़ी नाम का एक पक्षी होता है, इसका क्या कार्य होता है, ये अपना घोंसला जो होता है वो घास में बनाती है जिसमें नाजुक टहनियाँ और उनके बाल और जड़ें भरी होती हैं। यानी कि जो जड़ें होती हैं, जो कलचिड़ी होती है अपना घोंसला घास से बनाती है और इसकी जो जिस घास से ये घोंसला बनाती है उसमें नाजुक टहनियाँ होती हैं, उसमें बाल होते हैं, जड़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें उसमें बिछा के कलचिड़ी जो होती है वो अपने घोंसले का निर्माण करती है। उसके बाद बात करते हैं कौवा के बारे में, यानी क्रो के बारे में। तो कौवा अपना घोंसला तार और लकड़ी की शाखाओं का प्रयोग करके पेड़ की किसी ऊंची डाली पर बनाता है। अगर क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सा पक्षी है जो तार का यूज करके अपना घोंसला बनाता है, तो वो है कौवा। और कौवा अपना घोंसला कहाँ पर बनाता है, तो किसी भी पेड़ की बहुत ऊंची डाली पर कौवा अपना घोंसला बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कोयल के बारे में। तो जो ये कोयल है, कोयल की आवाज़ मीठी होती है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। ये अपना घोंसला नहीं बनाती है, यानी जो कोयल होती है वो अपने घोंसले का निर्माण नहीं करती है। कोयल कौवा के घोंसले में ही अंडा देती है, जिन्हें कौवा अपना अंडा समझकर, जो कौवा होता है अपना अंडा समझकर पालता है। यानी कि जो कोयल होती है, अगर क्वेश्चन आता है
कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने घोंसले का निर्माण नहीं करता है तथा दूसरे किसी पक्षी के घोंसले में ही अपने अंडे देता है। तो ऐसा एक पक्षी कोयल है जो कि अपने घोंसले का निर्माण नहीं करती है और ये अपने जो अंडे होते हैं उनको कहाँ देती है, तो कौआ के घोंसले में रखाती है। और जो कौआ होता है, कोयल के और कौआ के जो अंडे होते हैं वो लगभग सेम लगते हैं। तो इसीलिए जो कौआ होता है जब तक उस अंडे से बच्चा बाहर नहीं आता है तब तक वो उस अंडे का जो सेना होता है, जो पालन पोषण करना होता है, वो कौन करता है, कौआ करता है, क्योंकि वो समझता है कि ये अंडे उसी के हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं फाख्ता के बारे में। जो फाख्ता होती है ये अपना घोंसला कैक्टस के पेड़ या मेहंदी के पेड़ पर बनाती है। जो ये फाख्ता पक्षी होती है ये अपना घोंसला कहाँ पर बनाती है, तो कैक्टस के पेड़ के बीच में बनाती है, जो कि नुकीली झाड़ मतलब जो कांटेदार झाड़ियां होती हैं उनमें बना होता है, या फिर ये अपना जो घोंसला होता है उसे मेहंदी के पेड़ पर बनाती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करने वाले हैं गौरैया के बारे में। जो गौरैया होती है, जैसे ये जो पक्षी है ये है गौरैया, तो गौरैया अपना घोंसला कहीं भी बना लेती है। ये अपना घोंसला अक्सर अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवारों के आले में, यानी कि जिसे आरा करके बोलते हैं, जो आला होता है यानी छोटी छोटी जो अलमारियां बनी होती हैं घर में, जो उसकी ईंटों से बना दी जाती हैं, उनमें अपना घोंसला बनाती है। जैसे ये वाली जो पक्षी है ये हम लोगों ने बहुत देखी है। कई बार ये क्या करती है, अपने घोंसले का निर्माण क्या करती है, जैसे लाइट वाला बोर्ड होता है उसमें बना लेती है, या फिर कोई ऐसा कॉर्नर जहाँ की सफाई हम लोग बहुत कम कर पाते हैं या बहुत ऊंचाई पर होता है उस जगह बना लेती है। छोटे छोटे घर में कई जो आले होते हैं, यानी कि जो मिट्टी की जो दीवारों में छोटी छोटी जो बना दिए जाते हैं, उन दीवारों में बनी हुई जो स्लीपर टाइप होती हैं उनके अंदर में अपना घोंसला बना लेती है। उसके बाद बात करते हैं कबूतर के बारे में। तो पुराने घरों में या खंडरों में अपना घोंसला बना लेते हैं, यानी कि जो कबूतर है ये अपने घोंसले का निर्माण क्या करता है, ऐसा घर जिसमें कोई नहीं रह रहा है, जैसे काफी समय से कोई नहीं रह रहा है, तो उन घरों में या पुराने जो खंडर चीजें हो जाती हैं जिनमें लोगों का जाना आना कम रहता है, तो जो ये कबूतर होता है वो अपने घोंसले का निर्माण वहीं पर करता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करने वाले हैं बसंत गौरैया के बारे में। तो जो बसंत गौरैया होती है जो कि सर्दी के दिनों में टुक टुक की आवाज करती है, यानी कि जो बसंत गौरैया, ऐसा कौन सा पक्षी है जो टुक टुक की आवाज निकालता है, तो बसंत गौरैया है जो टुक टुक की आवाज निकालती है। उसके बाद में जैसे ये जो बसंत गौरैया है ये सर्दी के दिनों में टुक टुक की आवाज करती है। जो बसंत गौरैया होती है ये सर्दी के दिनों में टुक टुक की आवाज करती है। और जो बसंत गौरैया होती है ये क्या करती है, जो सर्दी के दिनों में जो बसंत गौरैया होती है वो टुक टुक की आवाज निकालती है। और ये क्या करती है, ये एक पेड़ में गहरा सा छेद बनाकर उसी में रहती है। बसंत गौरैया क्या करती है, पेड़ के तने में गहरा सा छेद कर लेती है और उसी के अंदर अपना घोंसला बनाती है या उसी के अंदर रहती है। उसके बाद बात करते हैं दर्जन चिड़िया के बारे में, जिसे टेलर बर्ड भी बोला जाता है। दर्जन चिड़िया के बारे में, तो ये चिड़िया अपने नाम के अनुरूप होती है, यानी जैसा इसका नाम है वह उसी के अनुरूप होती है। ये अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है, यानी कि पत्तों की सिलाई सी कर लेती है और उसके बीच में बनी थैली में अंडे के देने के लिए तैयार करती है। ये क्या करती है, पत्तों को सी कर उसके द्वारा जो अपने घोंसले का निर्माण कर लेती है और उसी सिले मतलब जो अपनी नुकीली चोंच के द्वारा जिन पत्तों को वो सी लेती है उसी में अपने अंडे देती है। उसके बाद बात करते हैं शक्करखोरा के बारे में। ये किसी भी छोटे पेड़ या फिर किसी भी झाड़ी पर अपना लटकता हुआ जो घोंसला होता है वो बना लेता है। जो शक्करखोरा होता है इसका घोंसला कैसा होता है, लटकता हुआ होता है। इसके घोंसले में बाल, बड़ी घास, पतली टहनियां, सूखे हुए पत्ते, पेड़ की छाल और के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़े होते हैं। यानी कि जो शक्करखोरा होता है ये क्या करता है, इसका जो घोंसला होता है ये किसी भी पेड़ की झाड़ी में अपना लटकता हुआ घोंसला बना लेता है। इसके जो घोंसले होते हैं उसमें बाल होते हैं, बड़ी घास होती है, छोटी घास होती है, टहनियां होती हैं, सूखे पत्ते होते हैं, कपड़ों के चिथड़े होते हैं, यानी ऐसी सारी चीजें इकट्ठी करके क्या करता है शक्करखोरा अपना एक लटकता हुआ पेड़ की शाखा पर, पेड़ की डाली पर या फिर किसी भी डाली पर अपना घोंसले का निर्माण कर लेता है। उसके बाद बात करते हैं बीवर पक्षी की। तो सभी नर बीवर अपना घोंसला बनाते हैं, यानी नर बीवर यानी कि जो मेल पक्षी होता है वो अपने घोंसले का निर्माण करता है और मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, जो सबसे सुंदर घोंसला होता है उसी में अपने अंडे देती है। तो जो बीवर पक्षी होता है इसमें क्या होता है, जो नर पक्षी होता है, जो नर बीवर पक्षी होता है वो अपने घोंसले का निर्माण करता है, छोटे छोटे कई घोंसले बनाता है। फिर उसके बाद जो मादा बीवर होती है यानी कि जो फीमेल होती है वो जाके उन घोंसलों को देखती है, उसको जो घोंसला सबसे ज्यादा सूटेबल लगता है अपने अंडे देने के लिए उसी के अंदर उसी का चुनाव करके ये उसी में अपने अंडे देती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं पक्षियों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के। पक्षी बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, घोंसला बनाना, अंडा देना उनका पहला काम होता है।
घोंसलों में बच्चों को ठीक से पालकर बड़ा करना बहुत मुश्किल होता है। यानी कि जो पक्षी होते हैं ऐसा नहीं है, उनका काम बहुत आसान है। वो साल भर अपने जो घोंसले का निर्माण करते हैं और फिर उसके अंदर जो अंडे देते हैं उनको सुरक्षित रखना, उनको पालना, इन सभी चीज़ों का कार्य करते हुए उन्हें बहुत सारी मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं। जैसे कभी सांप उनके अंडों को खा गया या फिर किसी ने सफाई करते हुए उनके अंडे निकाल के फेंक दिए, तो ये सारी चीज़ें भी उनको फेस करनी पड़ती हैं। पक्षियों के कई दुश्मन भी होते हैं, जैसे मनुष्य हैं, यानी हम लोग जो होते हैं, पक्षियों का कहीं घोंसला बनना है, निकाल के कभी फेंक दिया, या उनके अंडे हैं उन्हें कहीं फेंक दिया, या उनको टच कर लिया, तो कई बार पक्षी उन अंडों को दोबारा टच नहीं करते हैं। वो सारी चीज़ें, जैसे पक्षी कौवा है, यानी कौवा भी दूसरे पक्षियों के अंडे खा जाता है। गिलहरी है, चूहा है, सांप है, बिल्ली है, ये मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं और कई बार इनका घोंसला तोड़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जो और पक्षी होते हैं, जो छोटे पक्षी होते हैं, जिनके अंडों को और पक्षियों के द्वारा खा लिया जाता है, जैसे कौवा है, गिलहरी है, चूहा है, सांप है, बिल्ली है, मनुष्य जैसे उनके अंडों को तोड़ के फेंक देता है, ऐसी सारी चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। उसके बाद बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जानवरों के दांत के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं गाय के दांत के बारे में। तो जो गाय के दांत होते हैं, ये आगे के दांत चौड़े होते हैं, जो कि चारा काटने के काम आते हैं। यानी कि जो गाय के आगे के दांत होते हैं ये चौड़े होते हैं, उन चौड़े दांतों के द्वारा गाय क्या करती है, अपने चारे को काटती है। और पीछे के दांत चपटे होते हैं, जो कि भोजन को चबाने के काम आते हैं। गाय के जो पीछे के दांत होते हैं वो चपटे होते हैं, उनका क्या कार्य होता है, वो भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। उसके बाद बात करते हैं बिल्ली के दांत के बारे में। तो जो बिल्ली के दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं, जो कि मांस को फाड़ने का काम और काटने का काम करते हैं। यानी कि जो बिल्ली के दांत होते हैं वो आगे की तरफ नुकीले दांत होते हैं, जिनसे वो मांस को फाड़ती है, काटती है और उसी के बाद में उनसे चबाना स्टार्ट करती है। उसके बाद बात करते हैं गिलहरी के दांतों के बारे में। ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे आपके ईवीएस में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही सारी चीजें इसमें शामिल की गई हैं। तो जो गिलहरी के दांत होते हैं ये हमेशा बढ़ते रहते हैं, यानी जो गिलहरी होती है उसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसीलिए वह अपने दांतों से कुछ ना कुछ कुतरती रहती है। क्या करती है गिलहरी, कुछ ना कुछ कुतरती रहती है, और कुतरने के कारण उसके दांत घिस जाते हैं, जिसके कारण अधिक नहीं बढ़ पाते। यानी जो गिलहरी होती है उसके दांत बढ़ते रहते हैं, और उन दांतों के बढ़ने के कारण, यानी कि जो एक लेवल में रखने के कारण, वो अपने दांतों से कुछ ना कुछ चीजें कुतरती रहती है, ताकि अगर वो चीजों को कुतरती रहेगी तो उसके दांत घिसते रहेंगे, और जब दांत उसके घिसते रहते हैं तो एक लेवल पर एक सीक्वेंस में बने रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं सांप के दांतों के बारे में। यानी कि जो सांप के दांत होते हैं, तो सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह शिकार को चबाकर नहीं खाता है। यानी जो सांप होता है ये क्या करता है, अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता है, जबकि उसके दांत नुकीले होते हैं। सांप के आगे के दो दांत खोखले होते हैं, जिनमें विष भरा रहता है। यानी कि जो आगे के दो दांत होते हैं वो खोखले होते हैं और उनमें विष भरा रहता है। भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भारत में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर है नाग, उसके बाद है करैत, उसके बाद है दुबोइया और उसके बाद है अफाई। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि लगभग हर साल सीटेट में पूछा जाता है। कौन कौन से, यानी जैसे इन 3 के किसी के नाम दे दिए, चौथे का नाम नहीं दिया, कि उनमें मान लो किसी और सांप का नाम दे दिया, तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्न रखने हैं इस चीज को कि 4 प्रकार के जो सांप हैं वो हमारे इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? नाग है, करैत है, दुबोइया और अफाई है। ये 4 ऐसे सांप हैं जो कि सबसे ज्यादा जहरीले माने जाते हैं। सांप के कान नहीं होते हैं, ये कंपन के द्वारा चीजों को महसूस करता है। यानी जैसे जो सांप होता है वो जब जमीन में या झाड़ियों में चलता है तो क्या होता है, जो जमीन में कंपन होता है उसके द्वारा ही चीजों को महसूस करते हैं। जैसे बोलते हैं कि बीन बज रही है और उसके बाद में जो सांप है वो नाच रहा है, या मतलब जो भी कुछ नाचना, डांस वांस जो भी उसका बताया जाता है, तो वो बीन की मतलब जो कंपन होने वाला होता है इसके द्वारा वो चीजों के सीक्वेंस में अपने कार्य को करता है, ना कि उनके कान होते हैं। उनके कानों की जगह पे 2 छेद होते हैं, लेकिन जो चीजें वो फील करते हैं वो कंपन के द्वारा फील करता है। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यान है उनसे रिलेटेड भी ईवीएस में क्वेश्चन 1 या 2 पूछ लिए जाते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लद्दाख, जिसे केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, वहां पर स्थित है। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहां पर स्थित है? लद्दाख में है, और लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान
साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साउथ बटन है। ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश में है। कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और सबसे बड़ा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है, और लद्दाख भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं एशियाई शेर के बारे में। ये गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। तो जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो एशियाई शेरों के लिए फेमस है, और ये कहां पर है? गुजरात में है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? गुजरात में है। और ये किस लिए फेमस है? एशियाई शेर के लिए फेमस है। जो रॉयल बंगाल टाइगर प्राकृतिक स्थान है, ये कैसा है? एक सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यानी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी, और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उसके बाद है भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अंदर है, यानी हमारी इंडिया में जो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं एमपी में? कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान है। असम राज्य में हाल ही में 2 नए राष्ट्रीय उद्यानों को मान्यता दी गई है, जिनके नाम है दिहांग पटकई राष्ट्रीय अभ्यारण्य और रायमोना नेशनल पार्क। यानी ये कहां पर अभी जो 2 नए राष्ट्रीय अभ्यारण्य बनाए गए हैं असम में बनाए गए, उनके नाम क्या है? दिहांग पटकई है और रायमोना नेशनल पार्क है। उसके बाद है रुद्र सागर झील नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में स्थित है। जो रुद्र सागर झील नेशनल पार्क है ये कहां पर है? एमपी में है, जबकि रुद्र सागर झील त्रिपुरा में भी स्थित है। यानी कि जो नेशनल पार्क है रुद्र सागर वो कहां पर है? एमपी में है, लेकिन जो रुद्र सागर झील है ये कहां पर है? ये त्रिपुरा में स्थित है, जो कि एक रामसर साइट है, यानी कि जिसे एक प्रकार से रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। असम के ओरांग नेशनल पार्क का नया नाम राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क रख दिया गया है। असम के अंदर जो एक नेशनल पार्क था जिसका नाम था ओरांग नेशनल पार्क, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। उसके बाद है भारत में सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी कि जो बाघों की संख्या है वो सबसे ज्यादा कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। उसके बाद कर्नाटक में सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत में कूनो राष्ट्रीय पार्क यानी कूनो नेशनल पार्क में चीता को लाया गया था। यानी कि जो भारत में सबसे पहली बार चीता लाया गया था वो कहां पर लाया गया था? कूनो नेशनल पार्क में लाया गया था स्वतंत्रता के बाद से। उसके बाद नेक्स्ट बात करने वाले नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। यहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं। तो रेगिस्तानी ओक है, ये कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला एक पेड़ है। इसकी ऊंचाई लगभग 9 से 10 फीट होती है। यानी कि जो रेगिस्तानी ओक है इसकी ऊंचाई कितनी होती है? लगभग 9 से 10 फीट तक होती है। इसके पेड़ों की पत्तियां बहुत ही कम होती हैं, यानी जो रेगिस्तानी ओक होता है इसके पेड़ पर जो पत्तियां होती हैं वो बहुत ही कम मात्रा में होती हैं। इसकी जड़ें गहरी होती हैं जिनमें पानी भरा रहता है। यानी कि जो रेगिस्तानी ओक है इसकी जो जड़ें होती हैं वो काफी गहराई तक जाती हैं, और गहराई तक जाने के कारण इनकी जो जड़ें होती हैं उनमें पानी भरा रहता है। इस पेड़ की जड़ें तब तक बढ़ती रहती हैं जब तक इन्हें पानी नहीं मिल जाता है। यानी जमीन के अंदर इनकी जड़ें तब तक बढ़ती रहती हैं जब तक वो नीचे जाके उन्हें पानी की प्राप्ति नहीं हो जाती है, पानी नहीं मिल जाता है जमीन के अंदर। ये पानी को अपने तने में इकट्ठा कर लेता है, और जब पानी की कमी होती है तो जहां पर रेगिस्तानी ओक होता है उस इलाके के लोग इसके तने में पतली नली को डालकर जड़ से पानी निकाल लेते हैं। यानी कि जब सूखा वगैरह पड़ जाता है या पानी की जब पूर्ति कम होनी स्टार्ट हो जाती है तो जो वहां के लोग होते हैं वो क्या करते हैं? इसके तने में एक पतले से पाइप को डाल लेते हैं और उसके द्वारा ही जो पानी है उसकी प्राप्ति कर लेते हैं, क्योंकि इसकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं जो पानी को टच करने लगती है नीचे, तो उससे पानी को वो खींच लेते हैं। ये पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में ही पाया जाता है। जो रेगिस्तानी ओक है वो कहाँ पर पाया जाता है? रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। ज्यादातर ये पेड़ ऑस्ट्रेलिया में देखे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करने वाले हैं टॉपिक कान कान में, यानी कि जो आपके ईवीएस में जो आपका चैप्टर है कान कान में, जो कि प्राइमरी स्कूलों में जो एनसीईआरटी बुक्स चलती हैं उनसे लिया गया है, उस टॉपिक से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन हैं। वे पक्षी जानवर जिनके कान बाहर की तरफ होते हैं वे सभी बच्चे देते हैं। यानी ऐसे हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से पक्षी बच्चे देते हैं या जानवर होते हैं, वो कौन से जानवर या पक्षी बच्चे देते हैं और कौन से अंडे देते हैं? तो वे सभी पक्षी और जानवर जिनके कान बाहर की तरफ होते हैं वे क्या करते हैं? बच्चे देते हैं।
उसके बाद जिनके कान अंदर की तरफ होते हैं, यानी जिनके कान दिखाई नहीं पड़ते हैं, ओनली छेद होते हैं, वो सभी अंडे देते हैं। तो इनके द्वारा चीजों को पता लगाया जा सकता है। बाहर की तरफ दिखाई देने वाले कानों के जानवर जैसे हिरन है, टाइगर है, भैंस है, हाथी है, बिल्ली है, कुत्ता है, जिराफ है। जिनके कान अंदर की तरफ होते हैं वो जानवर जैसे मेंढक है, छिपकली है, बतख है, चींटी है, कौवा है, चिड़िया है, तोता है, सांप है, अजगर है। ये सारी चीजें जिनके कान अंदर की तरफ होते हैं वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं, और जिनके कान बाहर की तरफ होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करने वाले हैं अनेक राज्यों के प्रसिद्ध भोजन, यानी कि जो अनेक राज्य हैं उनके फेमस डिश क्या क्या है उनके बारे में बात करते हैं। तो गोवा में मछली को नारियल के तेल में तलकर खाया जाता है। तो गोवा की जो फेमस डिश है वो है मछली, जिसको नारियल के तेल में तलकर खाया जाता है। उसके बाद है जम्मू कश्मीर, वहां की भी फेमस डिश है मछली, लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या किया जाता है, सरसों के तेल में तलकर मछली को खाया जाता है। पंजाब का प्रसिद्ध भोजन सरसों का साग और मक्का की रोटी है। केरल में टेपियोका खाया जाता है जो कि कसावा के वृक्ष से प्राप्त होता है। उसके बाद है हांगकांग में लिंग हु फेन नामक डिश खाई जाती है जो कि सांप से बनी होती है, यानी सांपों को काट काट कर उनका जहर खत्म करके, यानी आगे पीछे से सांपों को काट दिया जाता है और जो बीच का पोर्शन बचता है उसको खाया जाता है। ये कहाँ पर खाया जाता है, हांगकांग में, और उसका नाम क्या होता है, लिंग हु फेन, यानी कि जो एक सांप से बनी हुई डिश होती है। राजस्थान में दाल बाटी और चूरमा खाया जाता है। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध भोजन दाल और बाफला है। उसके बाद है उत्तराखंड में मांडवा की रोटी और फानू खाया जाता है। जो उत्तराखंड है वहां पर मांडवा की रोटी और फानू फेमस डिश मानी जाती है, राजस्थान की दाल बाटी और चूरमा। उसके बाद है बंगाल में झींगे आलू और पोस्ता सबसे ज्यादा फेमस है। बंगाल के अंदर जो झींगे आलू और पोस्ता है वो सबसे ज्यादा, पास्ता नहीं है, पोस्ता है। बंगाल में झींगे आलू और पोस्ता सबसे ज्यादा फेमस माना जाता है। गुजरात में नींबू वाले चावल, ढोकला और चटनी अधिक फेमस है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे कि सोहन नाम का एक लड़का है, वो एक ऐसे स्थान पर जाता है जहां पर उसको नींबू वाले चावल और ढोकला खाने के लिए मिलता है। बताइए ऐसा राज्य कौन सा है, तो वो कौन सा राज्य है, गुजरात है, जहां पर उसको ऐसी डिश खाने के लिए मिलती है। तमिलनाडु का प्रमुख रूप से उत्पम खाया जाता है। जो तमिलनाडु है वहां पर मुख्य रूप से उत्पम खाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी सबसे ज्यादा फेमस मानी जाती है। अगर पूछा जाता है ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है, तो हमारी यूपी में खाई जाती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों की पकौड़ी खाई जाती है। असम में बोरा और चिवड़ा अधिक प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से लाल चींटी की चटनी खाई जाती है, जिसे चापड़ा कहा जाता है। जो छत्तीसगढ़ है वहां पर क्या करता है, लाल चींटियों की चटनी को कूट कर, यानी लाल चींटियों को कूट कूट कर चटनी बनाई जाती है, जिसको चापड़ा कहा जाता है। वो वहां की फेमस डिश मानी जाती है, लाल चींटी की चटनी। उसके बाद सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे प्यारा चैप्टर है स्लॉथ। उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। स्लॉथ दुनिया का सबसे आलसी जानवर होता है। जो स्लॉथ है वो दुनिया का सबसे ज्यादा आलसी जानवर माना जाता है। स्लॉथ प्रतिदिन लगभग 17 घंटे तक सोता है। जो ये स्लॉथ है ये लगभग एक दिन में लगभग 17 घंटे तक सोता है। स्लॉथ दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाए जाने वाला मध्यम आकार का एक शाकाहारी स्तनधारी प्राणी है। तो जो स्लॉथ होता है वो कहाँ पाया जाता है, दक्षिण व मध्य अमेरिका में। और ये क्या होता है, मध्यम आकार का है, यानी मीडियम साइज का है। ये एक शाकाहारी और स्तनधारी प्राणी है। तो इसमें कई सारे क्वेश्चन आपके शामिल किए गए हैं। एक तो स्लॉथ होता है वो शाकाहारी होता है, दूसरा स्तनधारी होता है। कहाँ पर पाया जाता है, तो दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाया जाता है। मध्यम आकार का जीव है जो कि शाकाहारी है। यह पेड़ों की लकड़ी को काटने के लिए केवल 9 घंटे का समय लेता है। स्लॉथ के शरीर का तापमान लगभग 86 डिग्री फ़ारेनहाइट से 93 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बनाए रखता है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर। स्लॉथ उसी पेड़ की पत्तियां खाता है जिस पर वह रहता है। ये अपने संपूर्ण जीवन काल में केवल 7 से 8 पेड़ों की पत्तियां ही खा पाता है। जो स्लॉथ होता है वो एक बार पेड़ पे चढ़ जाता है और उस पेड़ की, जिस पेड़ पे वो रहता है उसी पेड़ की पत्तियां खाता रहता है। ये अपने संपूर्ण जीवन काल में मात्र 7 से 8 पेड़ों की पत्तियां ही खा पाता है। जब वह उस पेड़ में पर्याप्त पत्ते खा लेता है तो वह अपने पास के पेड़ पे चला जाता है, यानी जब एक पेड़ के पत्तों को वो लगभग समाप्त कर देता है, जब उसे भोजन की मात्रा कम लगती है तो वो साथ वाले दूसरे पेड़ पे चला जाता है। यह एक बार में लगभग 30 ग्राम तक की ही पत्तियां खा पाता है, इससे ज्यादा पत्तियां नहीं खा सकता है। यह पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है। उस दौरान केवल 8 पेड़ों के इर्द गिर्द ही, लगभग समथिंग 8 पेड़ों के इर्द गिर्द ही घूम पाता है। सप्ताह में यह एक बार अपने आप को राहत देने के लिए अर्थात शौच इत्यादि के लिए पेड़ से नीचे उतरता है, यानी कि पूरे हफ्ते भर ये पेड़ पर ही चढ़ा रहता है और लगभग ये एक बार ही नीचे उतरता है पूरे हफ्ते में शौच इत्यादि के लिए, अपने शरीर को राहत देने के लिए।
उसके बाद पढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बाघ के बारे में। तो हर साल 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। तो बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। ऐसा कौन सा जानवर है जो अंधेरे में भी हमसे 6 गुना ज्यादा बेहतर देख सकता है? तो वो है बाघ। उसके बाद है बाघ की मूंछें रास्ता को ढूंढने, शिकार करने, हवा का कंपन समझने में सहायक होती हैं। बाघ की त्वचा पर काली पीली धारियां होती हैं। बाघ बिल्ली प्रजाति का बड़ा जानवर होता है, ये एक मांसाहारी जानवर है और बाघ भारत देश का राष्ट्रीय पशु है। यानी जो बाघ होता है वो अपनी मूंछों के कंपन के द्वारा ही पता लगाता है कि कोई इंसान वहां पर छिपा है या शिकार करने के लिए आया है, या फिर पत्तियों के हवा की वजह से चलने की यानी सरसराहट की आवाज हो रही है, या फिर कोई शिकारी छुपा हुआ है। ये सारी चीजें वो अपने मूंछों के कंपन के द्वारा पता लगा लेता है। जो बाघ होता है उसकी दहाड़ काफी दूर तक सुनाई पड़ती है। बाघ के शरीर पर काले रंग की धारियां होती हैं, यानी काले पीले रंग की जो धारियां होती है वो होती हैं। एक बाघ का वजन लगभग 300 किलोग्राम तक हो सकता है। बाघ के दांत नुकीले होते हैं। बाघ बहुत ऊंचाई तक छलांग मार सकता है। बाघ के पंजे बहुत मजबूत होते हैं। बाघ 10 से 15 वर्ष तक जीवित रहता है। जो एक बाघ होता है वो लगभग 10 से 15 वर्ष तक जीवित रहता है। इसके पंजे बहुत ही मजबूत होते हैं, काफी ऊंचाई तक ये छलांग मार सकता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, एक बाघ किसी दूसरे बाघ की मूत्र की गंध के द्वारा पहचान लेता है। शेर का गुर्राना लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ के सुनने की क्षमता इतनी तेज होती है कि वह हवा के पत्तों की हिलने और शिकारी की झाड़ियों में हिलने की आवाज में अंतर भांप लेता है। यानी कि अपने मूंछों के कंपन के द्वारा जो बाघ होता है वो इस चीज का पता लगा लेता है कि झाड़ियों में जो सरसराहट की आवाज हो रही है उसमें कोई शिकारी छुपा हुआ है, या फिर ये आवाज पत्तियों की बस ऐसे ही हवा के कारण हो रही है। बाघ 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। अगर क्वेश्चन आता है बाघ कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, तो 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। बाघ गर्भाधान काल 3.5 महीने का होता है। बाघिन अपने बच्चे के साथ रहती है। बाघ के बच्चे शिकार के पकड़ने की कला अपनी माँ से सीखते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। यानी जो बाघ का वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस है। जो बाघ होते हैं वो शिकार करने की या शिकार को पकड़ने की कला किससे सीखते हैं? अपनी माँ से, यानी बाघिन से सीखते हैं। बाघ जो होता है उसका गर्भाधान कितने समय तक का होता है? तो लगभग 3.5 महीने का ही होता है। जैसे कि इंसानों में 9 महीने का होता है, वैसे बाघ का जो गर्भाधान पीरियड होता है वो कितना होता है? 3.5 महीने का होता है। और जो बाघिन होती है वो अपने बच्चे के साथ ज्यादा रहती है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आवास के बारे में बात करेंगे। तो जो सभी जीव जंतु होते हैं वो अलग अलग जगहों पर रहते हैं, यानी हर जीव जंतु की रहने की जो जगह होती है वो अलग अलग होती है। कुछ पेड़ों में, कुछ पानी में, तो कुछ जमीन के नीचे, तो कुछ आकाश में उड़ते हुए रहते हैं, और कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो घरों में भी रहते हैं। यानी हर इंसान के रहने की एक अपनी जगह होती है। कुछ आकाश में रहते हैं, कुछ जमीन पर रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ कम, यानी हर कोई अलग अलग जगह पर जैसी उनकी कैपेसिटी होती है उसी हिसाब से रहते हैं। तो पानी में रहने वाले जंतु कौन कौन से होते हैं? जैसे मछली है, मगरमच्छ है, मेढक है, ये कहाँ पर रहते हैं? पानी के अंदर रहते हैं। उसके बाद है पत्तियों पर रहने वाले जंतु। पत्तियों पर रहने वाले जंतु कौन से हैं? जैसे कोई कीट है, कैटरपिलर है, टिड्डा है, ये सभी चीजें किस पे रहती हैं? पत्तियों के ऊपर रहती हैं। जैसे ये कैटरपिलर है, ये पत्तियों के ऊपर है। तो कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जो पत्तियों के ऊपर भी निवास करते हैं। उसके बाद बात करते हैं जमीन के नीचे रहने वाले जंतु। जैसे चींटी है, खरगोश है, कछुआ है, ये कहाँ पर रहते हैं? ये जमीन पर या स्थल पर एक प्रकार से रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं जमीन के चारों ओर रहने वाले जंतु, यानी जैसे गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, यानी ये स्थल मंडल में चारों तरफ घूम घूम कर हर जगह रहते हैं। तो इस जमीन के चारों ओर रहने वाले जंतु कौन कौन से हैं? गाय, कुत्ता, बिल्ली। शाखाओं पर रहने वाले जंतु कौन कौन से हैं? ऐसे कौन से जंतु हैं जो पेड़ की शाखाओं पर निवास करते हैं? जैसे तोता है, कौवा है, बंदर है, ये कहाँ पर रहते हैं? पेड़ की शाखाओं पर रहते हैं, पेड़ की डालियों पर रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं चीजों के प्रयोग, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका प्रयोग किन किन चीजों में किया जाता है। तो जैसे कि तंबाकू है, तंबाकू का जो यूज होता है ड्रग्स, धार्मिक उद्देश्य में प्रयोग में लाया जाता है। जो तंबाकू होती है इसको ड्रग्स में यूज करते हैं। कभी कभी तंबाकू को, जैसे सुपारी वगैरह होती है, उसको धार्मिक उद्देश्य में भी यूज किया जाता है। उसके बाद है पान, इसको धार्मिक प्रयोजन के लिए, जैसे पूजा में हम लोग पान का यूज करते हैं, और खाने में भी पान का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं चंदन के बारे में। तो जो चंदन होता है इसका तेल बनाया जाता है, इत्र बनाया जाता है, यानी परफ्यूम बनाया जाता है। जो चंदन का परफ्यूम होता है, चंदन का तेल होता है। तो चंदन से क्या क्या बनाया जाता है? इत्र बनाया जाता है, परफ्यूम इत्यादि चीजें बनाई जाती हैं। पत्तियां और अनाज, यानी भोजन के पेय पदार्थ के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। यानी पत्तियां और अनाज हैं, कुछ ऐसी पत्तियां हैं, कुछ ऐसे अनाज हैं जिनको भोजन और पेय पदार्थ यानी पीने वाली चीजों में यूज किए जाते हैं, जैसे चाय पत्ती वगैरह है। उसके बाद है
हाउसेज यानी कौन कौन से घरों में कौन कौन निवास करते हैं और कौन कौन से घर किन किन स्थानों पर बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं घरों के बारे में। तो असम में बात करते हैं तो असम में लकड़ी के घर बने होते हैं, जहां पर भारी वर्षा के कारण जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर घर बनाए जाते हैं। यानी जो असम है वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो असम में बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण जो घर होते हैं उन्हें 10 से 12 फुट ऊपर लकड़ियों के ऊपर, यानी लकड़ियों के पहले लट्ठे जैसे लगा लिए जाते हैं और उनके ऊपर, ताकि बारिश में पानी घरों में ना भर पाए, इसलिए जो असम में घर बनाए जाते हैं वो क्या किए जाते हैं, लकड़ी के लट्ठों पर इस प्रकार से 10 से 12 फुट के खंभे लगा लिए जाते हैं और उनके ऊपर घरों का निर्माण किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करने वाले हैं राजस्थान में। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और गर्मी से बचने के कारण यहाँ पर लोग मिट्टी के घर बनाते हैं और घर की छत लकड़ी और कटीली झाड़ियों की बनी होती है। यानी जो राजस्थान है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए जो वहाँ के घर होते हैं वो किसके बने होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं। और जो मिट्टी के जैसे इस प्रकार से ये घर बना लिए, जो घरों की छतें हैं ये किससे बनाई जाती हैं, लकड़ियों तथा झाड़ियों इत्यादि चीज़ों से बनाई जाती हैं, ताकि इन घरों में क्या होता है, जब ये घर मिट्टी से बनाए जाते हैं तो जो गर्मी है वो घरों के अंदर नहीं पहुंच पाती, इसलिए जो वहाँ के लोग हैं गर्मियों में मिट्टी के घरों का यूज ज़्यादातर करते हैं। राजस्थान में ज़्यादातर गर्मी पड़ती है तो वहाँ पर लोग मिट्टी के घरों में निवास करते हैं। उसके बाद बात करते हैं शिकारा की। शिकारा एक प्रकार की नाव है। जैसे ये जो शिकारा है ये एक प्रकार की नाव का बना हुआ घर है, यानी एक प्रकार की नाव होती है और इसी में घर का निर्माण कर लिया जाता है। इसका प्रयोग डल झील में किया जाता है। जो ये नाव है इसको बनाकर डल झील में, यानी कि जो जम्मू कश्मीर है वहां पर जो डल झील है उसी में इस नाव का प्रयोग किया जाता है। जब ये नाव उसमें रहती तो एक प्रकार से इसे तैरता हुआ घर भी बोला जा सकता है। वहां के लोग हैं, वहां की जो जनजातियां हैं वो इसका यूज करती हैं। तो शिकारा की नाव ज्यादातर डल झील में यूज की जाती है और इसी के अंदर जो घर है उसका आकार दे दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं बर्फ के घर की। तो जो बर्फ का घर होता है इसे क्या कहा जाता है, बर्फ के बने घर को इग्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है, जो कि लद्दाख में बने होते हैं। यानी कि जो ये बर्फ के घर होते हैं ये लद्दाख में बने होते हैं। इन्हें एक प्रकार से गोल आकार देकर इस प्रकार से बनाया जाता है और इन घरों का जो यूज किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है, लद्दाख में किया जाता है और इनको क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं हाथी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। तो एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियां व टहनियां खा सकता है। यानी जो एक वयस्क हाथी है, यानी एक बड़ा हाथी है, वो एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियां खा सकता है। हाथी ज्यादा आराम नहीं करते हैं, इनके कान पंखे की तरह काम करते हैं। एक हाथी के झुंड में मादा व बच्चे होते हैं। यानी एक हाथी होता है जो उसका झुंड होता है उसमें मादा और बच्चे दोनों शामिल होते हैं। सबसे बूढ़ी मादा जो झुंड की नेता होती है, नर हाथी 14 से 15 साल तक झुंड में रहता है और उसके बाद झुंड को छोड़ देता है। यानी जो हाथी होते हैं वो पहले झुंड में रहते हैं, उसमें नर मादा और बच्चे तीनों शामिल होते हैं। लेकिन जो हाथी मेल होता है वो क्या होता है, 14 से 15 साल तक का जब का हाथी होता है वो तभी तक झुंड में रहता है और उसके बाद वो झुंड को छोड़ देता है। उसके बाद में जो सबसे बूढ़ी मादा होती है वो झुंड की नेता कहलाती है और वही बच्चों की देखरेख करती है। जो मेल हाथी है वो 14-15 वर्ष के होते रहते हैं और उसके बाद में झुंड को छोड़ देते हैं। जो फीमेल जो हाथी होती है वो सभी झुंड में निवास करती है और जो उनकी नेता होती है वो कौन होती है, जो उन हाथियों के झुंड में सबसे बूढ़ी मादा हाथी होती है। उसके बाद बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चींटी के बारे में। ये मधुमक्खी की तरह एक साथ रहती हैं। रानी चींटी अंडे देती है, जैसे मधुमक्खियों में भी यही फैक्ट होता है, वो भी झुंड में रहती हैं और जो मधुमक्खी रानी होती है वो अंडे देती है। बस सोल्जर जो चींटियां होती हैं वो क्या करती हैं, वो देखभाल करती हैं। दीमक और ततैया भी इसी तरह से रहते हैं। यानी कि जो चींटियां होती हैं एक प्रकार से झुंड में रहती हैं, एक साथ रहती हैं। रानी चींटी अंडे देती है, उसी प्रकार से दीमक और ततैया के बारे में भी सेम यही फैक्ट है, वो भी झुंड में रहना पसंद करती हैं। जो रानी दीमक होती है या रानी मधुमक्खी होती है वो अंडे देती है, बाकी जो सोल्जर होती हैं वो उसकी देखरेख करती हैं। और जैसे मधुमक्खी हैं उनके लिए क्या होता है, जो सोल्जर चींटियां होती हैं वो शहद वहद एकत्रित करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं गिलहरी के बारे में। इसके दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं और इसके दांत ज्यादा लंबे ना हो, इसी वजह से ये कुछ ना कुछ कुतरती रहती है। यानी ये अपने दांतों से कुछ ना कुछ चीजें कुतरती रहती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सांप के बारे में। बीन बजाने पर ये सांप डांस करते हैं। सांप के 2 आगे के दांत होते हैं, उनमें जहर भरा रहता है। उसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। सांप के जहर की दवाइयां भी बनाई जाती है। यानी जो हांगकांग है
वहां पर, और कई ऐसी जगह जहां पर सांप की दवाइयां बनाई जाती हैं, सांप के जहर का यूज करके दवाइयां बनाई जाती हैं जो कि सांप के जहर को ही मारने के काम आती हैं। जो सांप के जहर से जो दवाइयां बनाई जाती हैं उनका यूज किस में होता है, अगर किसी को सांप काट लेता है वहां लगाने पिलाने जिस भी चीज के लिए यूज होती होंगी, तो वो जो दवाइयां हैं वो सांप के जहर को ही मारने के लिए यूज होती हैं। और सांप के जो दांतों में जहर होता है वो आगे के जो 2 दांत खोखले होते हैं उन्हीं में जहर भरा रहता है। उसके बाद बात करने वाले हैं एनसीईआरटी में लिखे हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। यहाँ से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो उसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारा परिवार के बारे में। परिवार के बारे में सबसे पहले डिफाइन करते हैं, हमारा परिवार ही हमारा पहला विद्यालय होता है, क्योंकि परिवार ही हमें सिखाता है कि हमें समाज में किस प्रकार से रहना है और इसके क्या रीति रिवाज है। यानी कि एक इंसान का, एक बालक का, सबका जो परिवार होता है वही उसकी प्रथम पाठशाला होती है। परिवार में रहकर ही हम लोग इस चीज के बारे में जान पाते हैं कि हमें कौन से हमारे रीति रिवाज हैं, कौन सी हमारी सांस्कृतिक चीजें हैं, हमें किस प्रकार से समाज में रहना है, किस प्रकार से लोगों से इंटरकनेक्ट करके रहना है, और हम किस धर्म के हैं, किस धर्म का प्रचार प्रसार करना है। ये सारी चीजें हमें किसके द्वारा पता चलती हैं, परिवार के द्वारा पता चलती है, हमारे माता पिता के द्वारा पता चलती हैं। उसके बाद बात करते हैं परिवार के प्रकार, यानी कि जो परिवार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और किस किस प्रकार से, इसके बारे में। तो जो परिवार है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। परिवार के जो प्रकार हैं वो कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संयुक्त परिवार, यानी एक परिवार होता है संयुक्त, और दूसरा होता है एकल परिवार। तो जो संयुक्त परिवार होता है इसमें क्या होता है, फैमिली के सभी मेंबर मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। जैसे दादी दादा हैं, बुआ हैं जो अनमैरिड होती हैं, चाचा हैं, चाची हैं, ताऊ हैं, ताई हैं, बच्चे हैं, माँ बाप, उनके बच्चे, ये सारी चीजें किस में रहती हैं, संयुक्त परिवार में रहते हैं। यानी कि इसको विद फैमिली, यानी कि सभी लोग, जैसे दादा हैं, दादी हैं, बुआ हैं, चाचा हैं, चाची, ताऊ, और सभी के अविवाहित बच्चे, यानी कि जितने भी अविवाहित बच्चे हैं, यानी कि जैसे फीमेल होती है, ऐसे बुआ हैं, ये सारे लोग किस में रहते हैं, संयुक्त परिवार में रहते हैं। उसी के बाद में जो एकल परिवार होता है उसमें कौन कौन रहते हैं, तो जो एकल परिवार होता है इसमें उनके माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे। एकल जो परिवार होता है उसमें कौन कौन रहता है, माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे। इन दोनों परिवार के जिस प्रकार से बहुत ज़्यादा फैक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा ये मतलब जैसे इनके फायदे होते हैं उसी प्रकार से इनके नुकसान भी होते हैं। संयुक्त परिवार से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, संयुक्त परिवार में क्या क्या हानियां होती हैं। तो संयुक्त परिवार में जैसे देखा जाता है कई बार क्या होता है, लोग अपने खुद के डिसीजन नहीं ले पाते हैं। कई बार ऐसा होता है जो घर का मुखिया होता है वो किसी एक बड़े बुजुर्ग को ही माना जाता है। इसकी वजह से जो वो कहता है, जो वो चाहता है, उसी के अकॉर्डिंग सभी को कार्य करना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग सभी को चलना पड़ता है। जो घर में स्त्रियों की दुर्दशा होती है वो थोड़ी सी दुर्दशा हो जाती है संयुक्त परिवार में। लड़ाई झगड़े कलह भी कई बार हो जाते हैं, काम के पीछे हो जाते हैं या फिर संपत्ति के बंटवारे के पीछे हो जाते हैं। तो ऐसी चीजें कई बार संयुक्त परिवार में देखने की मिलती है। उसी प्रकार से एकल परिवार के भी अपने दोष होते हैं, जैसे कि बच्चों को दादी बाबा के प्यार से वंचित रह जाते हैं। कई बार ऐसा होता है माता और पिता दोनों जॉब पर जाते हैं, तो बच्चों को जैसे कोई केयर टेकर रख दी, उनके साथ रह रहे हैं, या बच्चे अकेले रह रहे हैं। तो कई प्रकार से जो दोनों फैमिली हैं उनके कई फायदे भी होते हैं। यानी इनमें क्या होता है, बच्चे में सहयोग की भावना बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है, बच्चा अकेले अकेले रहकर उन्हें अकेले रहने की आदत हो जाती है, तो लोगों के साथ इंटरकनेक्ट करने में उन्हें थोड़ी सी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। तो दोनों, वैसे इतना डीप में पूछा नहीं जाएगा। तो इन सभी चीज़ों के जो अपने फायदे होते हैं वो भी होते हैं और अपने कुछ नुकसान भी होते हैं। अक्सर क्वेश्चन यही पूछा जाता है संयुक्त परिवार में कौन कौन शामिल होते हैं, तो दादा दादी, चाचा चाची, यानी अपने फैमिली से भी हम लोग कनेक्ट करके अगर चाहें तो ऐसे क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। जैसे दादा हैं, दादी हैं, बुआ हैं जो अविवाहित हैं, और उसके बाद में चाचा चाची हैं, ताऊ ताई जी हैं, उनके अविवाहित बच्चे हैं, जितने भी, वो सभी लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं। एकल परिवार में माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं, यानी जैसे बेटियां जो अविवाहित हैं वो रहती हैं, और जैसे बेटा का जब विवाह हो गया तो वो जाहिर सी बात है अलग हो जाएगा, तभी वो एक प्रकार से एकल परिवार माना जाएगा, नहीं तो वो दादी बाबा भी उसी में साथ में शामिल हो गए, तो वो सारी चीज़ें संयुक्त परिवार में आ जाएंगी। तो जो अगर पूछा जाता है फैक्ट में कि एकल परिवार में कौन रहता है, तो माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं।
उसके बाद कुछ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। चूहों की दृष्टि कमजोर होती है किंतु उनकी सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है, यानी जो चूहे हैं उनके सूंघने की क्षमता जो होती है वो तेज होती है, लेकिन जो दृष्टि होती है वो कमजोर मानी जाती है। चींटियां बिल में गंध के द्वारा एक दूसरे की पंक्ति में रहती है, यानी जैसे कई बार हमने देखा है जैसे चींटियां हैं वो एक पंक्ति बनाकर एक जगह से दूसरी जगह चलती रहती हैं, तो ये क्या करती हैं, ये एक ऐसी गंध छोड़ती हुई जाती हैं जिनके द्वारा जो बाकी चींटियां हैं वो सभी एक ही रो में कई बार चलती रहती हैं। हांगकांग में सांप खाया जाता है, टेपियोका केरल में खाया जाता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ाया था। लिंग हु फेन सांप का बना हुआ एक व्यंजन होता है। मोर की एक शिखा होती है, यानी ऐसा कौन सा पक्षी होता है जिसके सिर पर एक शिखा होती है, यानी एक छोटी टाइप की होती है, तो जैसे मोर बनी होती है उसके सिर पर इस प्रकार से एक शिखा बनाई जाती है। गोवा में मछली को नारियल के तेल में तलकर खाया जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर में और गोवा में दोनों जगह मछलियों को फेमस डिश मानी जाती है, उसी प्रकार से जो गोवा होता है वहां पर मछली को नारियल के तेल में तलकर खाया जाता है। जम्मू कश्मीर में मछली को किस में तलकर खाया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइए सभी लोग। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, बिल्ली के बच्चे को किटन कहा जाता है। ये भी आपकी एनसीईआरटी की ईवीएस की बुक में लिखा हुआ है, इसलिए इसमें शामिल किया गया है। जो बिल्ली का बच्चा होता है उसको क्या कहा जाता है, उसे किटन कहा जाता है। कई बार किटन हिंदी में लिख के आ सकता है तो उसको किटन कहा जाता है। भारत में जिस जानवर की संख्या सबसे ज्यादा कम हो रही है उसका नाम टाइगर है, यानी जो इंडिया के अंदर जो सबसे कम जानवर हो रहा है उसका नाम क्या है, उस जानवर का नाम है टाइगर, यानी टाइगर की संख्या बहुत कम हो रही है। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। यानी जो आरटी एक्ट 2009 आया है इसमें प्रावधान किया गया है कि जितने भी पूरे इंडिया के अंदर 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। अगर वो बच्चे दिव्यांग होते हैं तो उनकी जो ईयर है वो 6 से 18 कर दी है। इस चीज को ध्यान रखना है, इस फैक्ट को। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराई जाएगी, लेकिन अगर वही बच्चे दिव्यांग हैं तो उनकी जो एज है उसको बढ़ाकर 6 से 18 कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। मलयालम में बड़ी बहन को बलियम्मा कहा जाता है और नानी को अम्मुमा कहा जाता है। नानी को क्या कहा जाता है, अम्मुम्मा कहा जाता है। नानी को क्या कहा जाता है, अम्मुम्मा कहा जाता है। और जो बड़ी बहन होती है, मम्मी की जो बड़ी बहन होती है उनको बलियम्मा कहा जाता है। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है जो कि आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं वो वेट लिफ्टर यानी कि भारोत्तोलक मानी जाती हैं। ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिले में इत्र के लिए फेमस है, यानी उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है वो इत्र के लिए यानी परफ्यूम के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। उसके बाद नेक्स्ट बात करने वाले हैं सोहना गांव के, यानी ये वो फैक्ट हैं जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं और इनके अगर पूरे चैप्टर लिए जाते तो वो आपके लिए बहुत बड़े हो जाते और उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो इसमें क्या किया गया है, जो एनसीईआरटी से वन लाइनर के थ्रू जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सारी चीजें शामिल कर ली गई हैं। ये क्लास ऐसी है कि जो कि आपके ईवीएस के पेपर में आने वाली, यानी जो 15 मार्क्स की जो आपकी ईवीएस आने, यानी 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आएगी और 15 मार्क्स की ईवीएस आएगी, उसके लिए ये क्लास सफिशिएंट रहने वाली है। इस क्लास को एक बार आप लोग जब देखते हैं तो एक बार क्लास को देखने के बाद में उसका एक बार दोबारा रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ताकि ये जितने भी क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाते हैं। और जब आप एग्जाम देने के बाद में आएंगे तो इनसे रिलेटेड, अगर इस क्लास से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं, आपका पेपर बहुत अच्छा होता है। इस क्लास से आपके कितने ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आए, तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार आने के बाद में जरूर बताइएगा। आई होप क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। जो एक सोहना गांव है वो कहाँ पर स्थित है, हरियाणा में स्थित है। ये ऐसे फैक्ट है, इन्हें याद रखना है। सोहना गांव कहाँ पर स्थित है उसमें दे दिया गया, गुजरात है, हरियाणा है, दिल्ली है, यानी ऐसे कुछ नाम दे दिए गए, तो ध्यान रखना है। सोहना नामक जो एक गांव है वो हरियाणा में स्थित है। बरगद के पेड़ की शाखाएं जो होती हैं वो लटकी हुई होती हैं, वो वास्तव में क्या होती हैं, उसकी जड़ें होती हैं। जैसे कई बार हमने देखा है जो बरगद का पेड़ होता है उसमें चारों तरफ इस प्रकार से जो शाखाएं होती हैं जो जमीन को टच करती हुई लटकी हुई रहती हैं, तो ये जो शाखाएं होती हैं ये क्या होती हैं, ये उस पेड़ की जड़ें होती हैं। डेजर्ट ओक एक पेड़ है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जिसे रेगिस्तानी ओक के नाम से जाना जाता है, उसे डेजर्ट ओक भी कहा जाता है। ये कहाँ पर होते हैं, रेगिस्तानी इलाकों में ही होते हैं। जब वहाँ पानी की कमी हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, इनके तने में पाइप डालकर और पानी को बाहर की तरफ लेते हैं, यानी कि पानी की जब व्यवस्था भंग हो जाती है या वहाँ पर सूखा वगैरह पड़ जाता है, ये लोग उसी पानी को यूज करते हैं।
विश्व पर्यावरण दिवस है, ये कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ईवीएस का पेपर है तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन तो आपका पूछा ही जाना है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बिहू असम का लोक नृत्य माना जाता है। असम के बारे में उसमें मेंशन किया था, तो असम के घर बताए थे, बारिश के कारण 10 से 12 फुट ऊंचे खंबे के ऊपर लकड़ी के घर बनाए जाते हैं और जो बिहू है वो असम का लोक नृत्य माना जाता है। ऐसा आपकी एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। हॉप स्कॉच एक खेल है। अगर पूछा जाता है हॉप स्कॉच क्या है, तो ये एक प्रकार से खेल है। मछलियां विद्युत संकेतों के द्वारा अलार्म कॉल करती हैं, यानी कि जो मछलियां हैं उन्हें अगर एक दूसरी मछली से बात करनी है या एक दूसरी मछली के बारे में कोई भी आपस में चीजें शेयर करनी है तो वो क्या करती हैं, विद्युत संकेतों के द्वारा अलार्म कॉल करती हैं। अलार्म कॉल का मतलब ऐसा नहीं है फोन के द्वारा कॉल करती हैं, यानी उनके अपने कोई संकेत होते होंगे, उनके द्वारा वो एक प्रकार से एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर पाती हैं, एक दूसरे तक अपनी बातें पहुंचा पाती हैं। डॉल्फिन एक दूसरे को संदेश देने के लिए अलग अलग आवाजें भी निकालती है, यानी कि जो डॉल्फिन है वो कहाँ पर पाई जाती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो जो डॉल्फिन मछली है ये क्या करती है, एक दूसरे तक अपनी संदेश देने के लिए अलग अलग आवाजें भी निकाल लेती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, हाथी को उसके दांतों के लिए, मगरमच्छ तथा सांप को उसकी खाल के लिए और गैंडे को उसके सींग के लिए मार दिया जाता है। यानी कि जो हमारे देश में जो हाथी हैं उनको उनके दांत के लिए, यानी जो हाथी के दांत होते हैं ये जैसे माना जाता है कि बहुत ज्यादा कीमती होते हैं, तो इसलिए उसके दांतों के लिए कई बार हाथियों की जान यानी जान को नुकसान हो जाता है, कई बार हाथियों को मार दिया जाता है। उसी प्रकार से मगरमच्छ तथा सांप को उसकी खाल के लिए, यानी जो मगरमच्छ की जो खाल होती है बहुत ही मोटी और मजबूत मानी जाती है, तो मगरमच्छ और सांप को इन दोनों को इनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। तथा जो ये गेंडा है इसको इसके ये आगे वाले सींग के लिए मार दिया जाता है। जो गेंडा होता है इसको इसके सींग के लिए, मगरमच्छ और सांप को इनकी खाल के लिए, और जो हाथी है इसको इसके दांत के लिए मार दिया जाता है, यानी इनके दांत को प्राप्त करने के लिए इन्हें मार दिया जाता है। गोलाकुंडा कहाँ पर है, तो जो गोलकुंडा है वो हैदराबाद में स्थित है। वन अधिकार अधिनियम कब चालू किया गया था, तो 2007 के अनुसार जो लोग वनों में जिस जगह पर 25 वर्षों से रह रहे हैं वहां पर उगाई जाने वाली फसल तथा वहां की जमीन पर उन्हीं का अधिकार होगा, उन्हें किसी के भी द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। यानी कि 2007 में एक ऐसा अधिनियम लाया गया कि जो लोग वनों में निवास कर रहे हैं, जैसे कि जो जनजातियां हैं, आदिवासी जो जनजाति हैं, वो लोग अगर 25 सालों से उस वन में निवास कर रहे हैं, जो कि कहीं जैसे कि केरल है, असम है, ऐसी जगहों पर कुछ जो त्रिपुरा है, ऐसी जगहों पर कुछ जनजातियां रह रही होती हैं, और जो लोग 25 साल तक उसी वन में निवास कर रहे हैं, उसी वन में रह रहे हैं, तो 2007 में एक ऐसा अधिनियम लाया गया कि जो लोग 25 साल से उस वन में रह रहे हैं, वहां पर उगने वाली फसल पर, वहां पर उगने वाले पेड़ पौधों पर, वहां पर होने वाले जितने भी एरिया में वो लोग रह रहे हैं उन सभी पर उन्हीं का अधिकार होगा। जो लोग वहां पर 25 साल से कंटिन्यू रह रहे हैं उन्हें किसी के भी द्वारा, किसी भी प्रावधान के द्वारा उन्हें वहां से नहीं हटाया जा सकता है। जो वहां पर आदिवासी लोग हैं जिन्हें जनजातियां बोला जाता है, उनको वहां से कोई भी नहीं हटाया जा सकता। तो जो वन अधिकार अधिनियम में ये कब आया है, 2007 में आया है। मिजोरम के उत्तर पूर्वी इलाकों में झूम की खेती की जाती है। झूम की खेती कहां पर की जाती है, तो मिजोरम के उत्तर पूर्वी इलाकों में, ध्यान रखना है उत्तर पूर्वी इलाके में झूम की खेती की जाती है। ग्रेगर जॉन मेंडल है, इन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग किया था। जो ग्रेगर जॉन मेंडल है इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, मटर के दानों पर प्रयोग किया था। वो प्रयोग क्या था, उन्होंने कई प्रकार की मटर, यानी छोटी मटर, बड़ी मटर, यानी छोटे दाने वाली, जैसे किसी मटर में छोटे दाने निकलते हैं, किसी की प्रजाति यानी कि छोटी मटर की है, कोई मटर ऐसी प्रजाति की है जिसके दाने बड़े बड़े निकलते, तो इन सारी मटर पर उन्होंने प्रयोग किया कि अगर इन्हें मिक्स कर दिया जाए या एक साथ बोया जाए तो किस प्रकार की मटर होगी, कौन सी मटर छोटी प्रजाति की है, कौन सी बड़ी की, यानी इन सभी चीज़ों पर प्रयोग किए थे। जब उन्होंने इन सभी चीज़ों पर प्रयोग किए तो जब उन सभी दानों को मिक्स करके उन्होंने डाला या उन्होंने बोया तो क्या हुआ, एक मीडियम आकार के दाने का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से उन्होंने, जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उन्होंने किस पर प्रयोग किया था, मटर के दाने पर प्रयोग किया था। ये भी एनसीईआरटी में आपका फैक्ट लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं पूरन पोली के बारे में। ये गुड़ और चने की बनी हुई मीठी रोटियां होती हैं। जो पूरन पोली होती है ये गुड़ और चने की बनी हुई मीठी रोटियां होती हैं।
पैसे उधार देने वाले एजेंट को मुकादम कहा जाता है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो पैसों को उधार लेन देन करता है यानी उधार देता है दूसरे व्यक्तियों को, उसे क्या कहा जाता है? मुकादम कहा जाता है। तो ये थे आपके ईवीएस से रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी में लिखे हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। आई होप कि जो आपकी 15 नंबर की ईवीएस आने वाली है उसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इस क्लास से बाहर जाएगा। आई होप आपकी 21 तारीख को जो आपके एग्जाम है उनके लिए जो आपकी क्लासेस चल रही है उसके लिए आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, आप लोगों को पसंद आई होगी। एक बार वीडियो को एक बार देखने के बाद में दोबारा से रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। आई होप क्लास आपको पसंद आएगी। आपको क्लास कैसी लगी, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, क्लास में किसी भी प्रकार की कोई भी गलती तो नहीं है, ये सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप क्लास आपको पसंद आएगी। तो आज के लिए हमारी ईवीएस की मैराथन क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।